17 जनवरी 1991 की रात 2:30 पर अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का आगाज़ किया। इस ऑपरेशन में बगदाद पर बमबारी के लिए B-52 बॉम्बर और टोमाहाक क्रूज मिसाइल AGM-86 का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके साथ साथ हथियारों की एक नई किस्म का इस्तेमाल किया गया जिसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये वेपन्स इतने एडवांस थे कि इन्होंने इराक के तमाम रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को जाम करके रख दिया। अमेरिका ने इराक की एयरफोर्स को हरकत में आने से पहले ही तबाह कर दिया। इसके साथ साथ मिलिट्री बेसिस और असला के गोदामों को भी तबाह कर दिया। ये सब कुछ महज चंद घंटों में किया गया और पूरी दुनिया को पहली दफ़ा पता चला कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ भी है जो सिर्फ अमेरिका के पास है, जिसे इस्तेमाल करके अमेरिका बड़े से बड़े दुश्मन को भी तबाह कर सकता है। ये था अमेरिका का F-117 नाइट हॉक और EF-111 इलेक्ट्रॉनिक जामिंग एयरक्राफ्ट। लेकिन अमेरिका ने ये एयरक्राफ्ट बनाए कैसे और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है क्या? ये सब कुछ शुरू हुआ 1960 में जब अमेरिका के हाथ एक सोवियत साइंटिस्ट की मैथमेटिकल इक्वेशन लगी। स्टेल्थ का मतलब है छुपे रहना। इस टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए एक चीज़ पर फोकस नहीं करते, बल्कि ये फिज़िक्स की एक ऐसी क्लास है जिसमें बेशुमार तरीक़ों का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को स्टेल्थ बनाया जाता है। इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ज़माना कदीम से ही इंसान शिकार करने के लिए या फिर जंगों में अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए कैमोफ्लेज का तरीका इस्तेमाल करते आए हैं, जिसमें वो माहौल के मुताबिक इर्द गिर्द की चीज़ों को अपने जिस्म और हथियारों के साथ बांध लिया करते थे, जिससे वो माहौल का हिस्सा ही नज़र आते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन्स ने तजुर्बाती तौर पर एक केमिकल जिसको सिलोन कहते हैं, इसको अपने हवाई जहाज़ों पर लगाया ताकि इनके जहाज़ आसमान में नज़र ना आए। लेकिन इनका ये तजुर्बा फेल हो गया क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से ट्रांसपेरेंट सिलोन चमकने लग जाती थी और एयरक्राफ्ट पहले से ज़्यादा वाज़े नज़र आने लगते थे। 1916 में ब्रिटिश ने वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जर्मन लाइंस पर निगरानी के लिए अपने कुछ एयरक्राफ्ट्स में तब्दीली की, जिसमें इनका कलर तब्दील किया गया और साथ साथ ऐसे इंजन्स का इस्तेमाल किया गया जिनकी आवाज़ बहुत कम थी, लेकिन अंधेरे में खुद ब्रिटिश पायलट्स को भी नज़र नहीं आता था, लिहाजा ये मंसूबा भी ख़त्म कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मन्स ने दुनिया की पहली स्टेल्थ सबमरीन बना ली U-430, जिसमें उन्होंने पहली दफ़ा एक ख़ास किस्म की रबर टाइल्स का इस्तेमाल किया। इन रबर टाइल्स के अंदर सर्कुलर गैप्स होते थे जिसकी वजह से ये सोनर वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती थी। लेकिन ये तरीका सबमरीन के लिए तो ठीक था, मगर जंगी जहाज़ों में रबर का इस्तेमाल कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं था क्योंकि इससे जहाज़ों का वज़न बढ़ जाता था। अब एक तरफ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो बन नहीं रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वार में रडार इजाद हो चुका था, जिसकी वजह से एलाइड फोर्सेस को हिटलर के जहाज़ों की आमद का पहले से ही पता चल जाता था। दूसरी जंग अजीम के बाद रडार पर मज़ीद काम हुआ और पहले से बेहतर और ज़्यादा दूर तक देखने वाले रडार बनाए जा चुके थे। 1956 में अमेरिका ने एक स्पाई प्लेन बनाया जिसमें बहुत सी खूबियाँ थीं, जिसे U-2 का नाम दिया गया। उस ज़माने में एरोप्लेन्स ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते थे क्योंकि बुलंदी पर ऑक्सीजन बहुत कम होती थी। ये स्पाई प्लेन वज़न में हल्का था और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता था। इस स्पाई प्लेन में रडार एब्जॉर्बेंट पेंट का भी इस्तेमाल किया गया था और साथ साथ प्लेन की बैरूनी सतह पर एक बारीक वायर्स का जाल बिछाया गया था ताकि रडार की वेव्स को एब्जॉर्ब किया जा सके। इस स्पाई प्लेन से अमेरिका अपने दुश्मनों पर निगरानी करता था। अब ये सिलसिला कुछ अरसा तक तो चलता रहा, लेकिन इस दौरान सोवियत यूनियन ने पहले से ज़्यादा बेहतर रडार बना लिए जिससे वो ज़्यादा दूर तक किसी जहाज़ को मार कर सकते थे। इस रडार से उन्होंने अमेरिका का U-2 स्पाई प्लेन मार गिराया। अमेरिकन को अब ये बात समझ आ गई थी कि इन्हें अब U-2 स्पाई प्लेन से भी बेहतर कोई जहाज़ बनाना चाहिए जिसको डिटेक्ट ना किया जा सके। 1970 में अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉकहेड हैव ब्लू के नाम से शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया कि अमेरिकन्स के हाथ एक बहुत बड़ा ख़जाना लग गया था। वो था एक सोवियत साइंटिस्ट की बुक, एक सोवियत साइंटिस्ट पीटर यूफिमसिव, जिसने 1962 में एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था मेथड ऑफ एज वेव्स इन फिजिकल थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन, सोवियत रेडियो मॉस्को। सोवियत यूनियन के पास उस वक्त सुपर कंप्यूटर्स नहीं थे जो इस किताब में दर्ज फार्मूलाज और कम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व कर सके, लिहाजा उनके नज़दीक इस किताब की कोई अहमियत नहीं थी और उन्होंने इसे पूरी दुनिया में पब्लिश कर दिया। जबकि अमेरिकन के पास सुपर कंप्यूटर्स थे जिनसे उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। इस बुक की वजह से अमेरिकन को पता चला कि कोई चीज़ रडार में अपने हुजम की वजह से ज़ाहिर नहीं होती,
बल्कि कुछ मखसूस एंगल्स की वजह से रडार की वेव्स डिफ्लेक्ट होकर वापस रडार तक जाती हैं, जिससे रडार को पता चलता है। अगर हम मखसूस एंगल्स को बदल दें तो रडार इस चीज़ को मार्क नहीं कर सकता। इन मालूमात की मदद से अमेरिकन्स ने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया, जिनमें से F-117 नाइट हॉक बनाया गया जो कि एक फाइटर प्लेन था, और B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाया गया। आइए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इन दोनों जहाज़ों की बनावट और इनमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स पर बात करते हैं। तजुर्बात की रोशनी में एक्सपर्ट्स को पता चला कि रडार तभी देख सकता है जब रडार की माइक्रोवेव्स किसी चीज़ से टकरा कर वापस आती हैं। लिहाजा पहले तो एयरक्राफ्ट की ऐसी शेप बनाई गई जिसमें मेक श्योर किया गया कि रडार की वेव्स एयरक्राफ्ट की बॉडी से टकराएं ही ना, और अगर टकरा भी जाती हैं तो इस एंगल से टकराएं कि वो वापस रडार की तरफ जा ना सके। इस मकसद के लिए 90 डिग्री के एंगल को अवॉइड किया गया। रवायती जहाज़ों में टेल प्लेट लगी होती है जो 90 डिग्री के एंगल पर होती है। ये टेल प्लेट जहाज़ के तवाज़ुन को कायम करने के लिए ज़रूरी होती है। B-2 बॉम्बर में इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और तवाज़ुन को कंट्रोल करने के लिए जहाज़ को थोड़ा बड़ा बनाया गया। अब F-117 एक फाइटर प्लेन था और इसको साइज़ में भी छोटा होना था, तो इसमें रवायती टेल प्लेट को बदलकर वी शेप की टेल प्लेट लगा दी गई। इस वी शेप की टेल प्लेट में 72.5 डिग्री का एंगल होता था, जिसकी वजह से रडार की वेव्स डिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली जाती थीं। जहाज़ के इंजन के अंदर ब्लेड्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से घूमते हैं और जहाज़ उड़ता है, लेकिन इन ब्लेड्स की वजह से ये जहाज़ रडार में डिटेक्ट हो जाता है। लिहाजा इन स्टेल्थ प्लेन्स के इंजन्स के ऊपर एक जाली लगा दी गई ताकि वेव्स अंदर ना जा सकें। टेक ऑफ के वक्त ये जालियां हटा दी जाती हैं और जब जहाज़ हवा में आ जाता है तो ये जालियां ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर आ जाती हैं। जहाज़ के कॉकपिट पर लगा शीशा इसलिए होता है ताकि पायलट को देखने में आसानी हो, लेकिन ये शीशा रडार की वेव्स की डिफ्लेक्शन का सबब भी है। लिहाजा इस शीशे के ऊपर एक बहुत बारीक मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी गई, जिससे ये शीशा कंडक्टिव हो गया और इसमें वेव्स को जज़ब करने की सलाहियत आ गई। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि रडार के अलावा भी और बहुत से तरीके हैं जिनसे एनिमी को डिटेक्ट किया जा सकता है, जिनमें से एक इंफ्रारेड डिटेक्शन है। अब चूंकि हवाई जहाज़ का इंजन बहुत गर्म होता है तो ये इंफ्रारेड कैमरा में नज़र आ जाता है, लिहाजा इसका भी तो कुछ करना था। तो इसका हल ये निकाला गया कि जहाज़ के इंजन को नीचे की साइड पर अलहदा से लगाने की बजाय जहाज़ के अंदर ऊपर वाली साइड पर लगाया गया। याद रहे कि जहाज़ के अंदर और वो भी ऊपर वाली साइड में। इससे ज़मीन पर मौजूद इंफ्रारेड कैमरा गर्म इंजन को देख नहीं सकता था, और साथ साथ इंजन से निकलने वाले धुएं को गोल पाइप से निकालने की बजाय चौड़े रेक्टेंगुलर एग्जॉस्ट पाइप से निकाला जाता है। मज़ीद ये कि इस गर्म धुएं को ठंडा करने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए ईंधन कम से कम इस्तेमाल किया जाता है और हवा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वक्त पड़ने पर इसमें एडिटिव्स भी शामिल किए जाते हैं। अब चूंकि जहाज़ का इंजन अंदर था तो ये जहाज़ को गर्म कर सकता था, तो इसके लिए एक लिक्विड सर्कुलेशन सिस्टम को लगाया गया, जिससे इसकी गर्मी पूरे जहाज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। पुराने फाइटर प्लेन्स में मिसाइल और रॉकेट वगैरह जहाज़ के विंग्स के नीचे लगाए जाते थे, लेकिन इसकी वजह से ये प्लेन्स रडार में डिटेक्ट हो जाते हैं। लिहाजा F-117 और B-2 बॉम्बर के अंदर ये रॉकेट्स विंग्स के ऊपर या नीचे नहीं बल्कि इनके अंदर फिट किए जाते हैं और फायर करने के वक्त इनका दरवाज़ा खोल दिया जाता है। इसके अलावा रडार एब्जॉर्बिंग पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेंट दरअसल जब प्लेन्स पर किया जाता है तो इससे बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अब इसके बाद पेंट की एक दूसरी कोटिंग की जाती है जिसमें मेटालिक फीचर्स होते हैं। जब कोई रडार की वेव स्टेल्थ प्लेन से टकराती है तो वो इस पर मौजूद पिरामिड से टकराती है और डिफ्लेक्ट होकर साइड पर मौजूद गैप्स में चली जाती है, जिसमें मेटालिक पार्टिकल्स इस वेव को जज़ब करके हरारत में तब्दील कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि चाइनीज़ प्लेन बहुत चमक रहे होते हैं जबकि अमेरिकन प्लेन्स चमक नहीं रहे होते। वो इसलिए कि चाइनीज़ फाइटर प्लेन में रडार एब्जॉर्बिंग पेंट का यूज़ नहीं किया जाता। प्लेन में मौजूद पायलट को कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन वेव्स को रडार डिटेक्ट कर सकता है और सारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती है। तो इसके लिए ख़ास टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो जासूसी करके ये पता लगाया जाता है कि दुश्मन मुल्क का रडार किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है और इस रडार की कौन कौन सी खामियां हैं। इन खामियों को ढूंढकर उन फ्रीक्वेंसीज पर कम्युनिकेशन की जाती है जो रडार ऑपरेट नहीं कर सकता। 27 मार्च 1999 को यूगोस्लाविया ने अमेरिका का एक F-117 फाइटर प्लेन मार गिराया।
اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ جب اسٹیلتھ پلین بومبنگ کے لیے نیچے لگے ڈورز کھولتا ہے تو ریڈار فوراً اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ روس نے اس اسٹیلتھ فائٹر پلین کی کمزوریاں تلاش کر لی تھیں اور ریڈار سے زیادہ بڑی ویو لینتھ والی ویوز کو ٹرانسمٹ کیا جاتا تھا جو F-117 کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ اب یہ بڑی ویوز جب فائٹر پلین سے ٹکراتی تھیں تو آدھی ویو تو پلین جذب کر لیتا تھا لیکن آدھی ویو ڈیفلیکٹ کر دیتا تھا۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ اس ڈیفلیکٹیو ویو کو ریسیو کرنے کے لیے مختلف کی لوکیشنز پر سینسر لگائے گئے تھے۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ممالک کی ملٹری پریڈز میں بڑے بڑے ٹرکوں کے اوپر موویبل ریڈار لگے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں ملک کے مختلف حصوں میں الگ الگ جگہ پر لے جا کر سیم فریکوینسی پر آپریٹ کیا جاتا ہے اور اینیمی کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ گرنے والے F-17 پلین کا ملبہ چائنا اور روس کے ہاتھ لگا اور انہوں نے ریورس انجینئرنگ کر کے امریکہ کی اسٹیلتھ سپرمیسی کو چیلنج کر دیا۔ امریکہ کو ایک بار پھر اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے پوری دنیا پر دھاک بیٹھ جائے، اور امریکہ نے ایک بہترین اسٹیلتھ فائٹر بنا ڈالا جس کا نام F-35B ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا یہ لیٹسٹ ایئر کرافٹ F-117 نائٹ ہاک سے کس طرح بہتر ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں اس کے انجن پر۔ F-117 نائٹ ہاک میں انجن ونگز کے اوپر والی سائڈ پر لگائے گئے تھے، لیکن انجن کے اوپر لگانے سے ایک مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ جہاز کے اوپر والی سائڈ پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے جہاز کی اوور آل پرفارمنس میں فرق پڑتا ہے۔ کیونکہ یہ جہاز بنایا ہی فائٹ کے لیے گیا ہے تو اگر اس کی سپیڈ اور ایجلٹی پر کمپرومائز کیا گیا تو یہ دشمن کو کیسے مارے گا، لہٰذا F-35B میں انجن جہاز کے دونوں سائڈوں پر درمیان میں لگائے گئے ہیں جس سے سپیڈ اور مینووربلٹی کو بہتر بنایا گیا ہے۔ اس جہاز کے اندر ریڈار ابزاربنگ پینٹ کی بات کی جائے تو یہ بھی ایک خاص قسم کا پینٹ ہے جو کاربن نینو ٹیوب کمپوزٹ مٹیریل سے بنا ہوا ہے جو 0.1 میگا ہرٹز سے 60 گیگا ہرٹز کی فریکوینسی کو جذب کر سکتا ہے۔ اس قسم کا ریڈار ابزاربنگ پینٹ ابھی تک صرف امریکہ کے پاس ہی ہے۔ اگر ہم اس جہاز کے مختلف ڈورز کی بات کریں تو آپ نوٹس کریں گے کہ ایک تو ان کا کلر تھوڑا چینج ہے اور دوسرا اس پر فورک ٹائپ پیٹرن بنا ہوا ہے۔ یہ جو کلر چینج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جگہوں پر ایک خاص قسم کی ریڈار ابزاربنگ ٹیپ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ریڈار ویوز اس ٹیپ میں سے گزرتی ہوئی آہستہ آہستہ اپنی اسٹرینگتھ لوز کرتی ہیں اور پھر آخر میں ڈسپرس ہو جاتی ہیں، اور یہ جو ان ڈورز کے اوپر اینگولر سٹرکچر سے بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویوز کو ٹریپ کر لیتے ہیں اور اس طرح ریڈار ویوز اپنی اسٹرینگتھ لوز کر لیتی ہیں۔ F-35B کا ایک اور فیچر اس کی سلینڈریکل کون ہے۔ اگر آپ نوٹس کریں تو F-16 میں یہ ایک پرفیکٹ سلینڈریکل کون ہے جبکہ F-35B میں تھوڑی سی موٹی ہے۔ یہ اس لیے کہ بعض دفعہ ریڈار ویوز ٹینجنشل اینگل سے آتی ہیں، مطلب کارنر سے آتی ہیں اور ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اس بلبس کون کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں رہا۔ اس جہاز میں امریکہ نے ایک خاص فیچر بھی ڈالا ہے، وہ ہے ورٹیکل ٹیک آف۔ یہ جہاز ورٹیکل لینڈنگ اور ٹیک آف بھی کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ کسی ہیلی کاپٹر کی طرح ہوا میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے اس جہاز کے لیے بہت شارٹ رن وے چاہیے۔ F-35B میں کون کے نیچے بہت سے سینسرز لگے ہیں جن کو سفائر جیم سٹون سے بنے گلاس سے کور کیا گیا ہے۔ یہ جیم سٹون بہت مضبوط بھی ہے اور ساتھ ساتھ کئی قسم کی ویوز کے لیے ٹرانسپیرنٹ بھی ہے، لیکن یہ بھی کچھ نہیں، اس سے بھی بڑا اور خاص فیچر اس میں چھپا ہے، وہ ہے اس کا ریڈار۔ یہ ریڈار 1600 چھوٹے چھوٹے ریڈار سے مل کر بنا ہے اور ہر ایک ریڈار انفرادی طور پر کام کر سکتا ہے۔ اس ریڈار کی مدد سے کمیونیکیشن بھی کی جا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک سے زیادہ اینیمی کو ڈیٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم F-117 یا F-16 فائٹرز کی بات کریں تو ان کے ریڈار ایز اے سنگل یونٹ ہی کام کرتے ہیں، لیکن F-35B میں 1600 ریڈارز ہیں جن کی مدد سے دشمن کے ریڈار سگنلز کو جام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب فرض کریں کہ دشمن اگر F-35B کو ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے اور اس پر میزائل فائر کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے پرانے جہازوں میں چاف اور فلیئرز کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جدید کمپیوٹرز نے اس طرح کے طریقوں کو ناکارہ بنا دیا ہے، لہٰذا اس کے لیے کچھ انوکھا سسٹم ہی چاہیے تھا، وہ ہے ڈیکوائے ٹرانسمیٹر۔ جب F-35B فائٹر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ریڈار نے ٹریس کر لیا ہے تو وہ ٹرانسمیٹر سے سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہے جس سے ریڈار کو ایکوریسی کے ساتھ میزائل فائر کرنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ اب اگر ریڈار میزائل فائر کر ہی دے
تو یہ ڈیکوائے ٹرانسمیٹر اسے اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہے اور میزائل جہاز کو ٹارگٹ بنانے کی بجائے اس ٹرانسمیٹر کو نشانہ بناتا ہے۔ دوستو، ان تمام خوبیوں کے باوجود اس جہاز کا ریڈار سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ریڈار ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، لہٰذا اب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے معنی بدل گئے ہیں۔ پہلے تو دشمن کو پتہ چلے بغیر ہی ختم کر دیا جاتا تھا، مگر اب دشمن کو پتہ تو چل جاتا ہے لیکن کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ہی دشمن کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے، اپنے ہوسٹ عثمان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے مدر لینڈ اسکول۔